So topic है CSS 2D transform. So CSS transforms allow you to move, rotate, scale and skew. ये जितने भी मैंने भी आपको नाम बताए हैं ये सारी चीज़ हम लोग 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कर सकते हैं. बात करते हैं ब्राउज़र सपोर्ट. तो एज, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा सभी ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं. सो मेथड्स क्या क्या हमारे पास अवेलेबल हैं. विद द सी एस एस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यू कैन यूज़ द फॉलोइंग 2D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स लाइक ट्रांसलेट. ट्रांसलेट मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से मूव करना. अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स और वाई. रोटेट यानी कि आप उसको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज. स्केल एक्स यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली. वाई फॉर वर्टिकल. स्केल यानी कि हम उसमें एक्स और वाई दोनों पैरामीटर एक साथ पास कर सकते हैं. स्क्यू एक्स ओनली फॉर एक्स एक्सिस एंड स्क्यू वाई ओनली फॉर वाई एक्सिस एंड स्क्यू. ये दोनों को एक्सेप्ट करता है एक्स और वाई. एंड लास्ट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में हमने जितने ऊपर ऑप्शंस देखे हैं, ट्रांसलेट, रोटेट, ये सब पास कर सकते हैं वन गो में. तो चलिए ट्रांसलेट से शुरू करेंगे. The translate method moves an element from its current position according to the parameters given for the x-axis and y-axis. The following example moves the div element 50 pixels to the right and 100 pixels down from its current position. So div element में हमने मेंशन किया है ट्रांसफॉर्म. ठीक है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करेंगे उसके लिए ट्रांसफॉर्म ही लिखना होगा. ट्रांसलेट इज़ अ मेथड और हमने यहाँ पे लिखा 50 पिक्सल्स फ्रॉम एक्स पोजीशन एंड 100 पिक्सल फ्रॉम वाई पोजीशन. तो आप यहाँ देखेंगे ये इस तरह से अपनी जगह से मूव हुआ है. राइट क्लिक ऑन दिस एलिमेंट एंड सेलेक्ट इंस्पेक्ट. और हम यहाँ से अगर अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, लाइक हमने जहाँ लिखा है 100, मैं इसको जाके लिख देता हूँ लाइक 200. तो आप देखेंगे रियल टाइम में आपको वैल्यू में चेंजेस होते दिखाई देंगे इस तरह से. इसी तरह से आप यहाँ पर भी एक्स और वाई के अंदर देख पा रहे हैं. ये होता है हॉरिजॉन्टली एक्स एंड वर्टिकली होता है वाई. तो इस तरह से हम लोग अपने एलिमेंट को मूव कर सकते हैं सीएसएस में. बात करेंगे रोटेट मेथड. रोटेट्स एन एलिमेंट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द गिवन डिग्री. सो यहाँ पर आपने पुट किया 20 डिग्री. सो ये आपका ऑब्जेक्ट करंट पोजिशन से 20 डिग्री रोटेट हो चुका है. यूजिंग नेगेटिव वैल्यू विल रोटेट द एलिमेंट काउंटर क्लॉकवाइज. तो यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं -20 डिग्री. तो आप यहाँ देखेंगे ये इस पॉइंट से नीचे की तरफ आपको रोटेट होते हुए दिखाई देगा. बात करेंगे स्केल मेथड. स्केल मेथड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द साइज ऑफ एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स गिवन फॉर द विड्थ एंड हाइट. So the following example increases the div element to be 2 times of its original width and 3 times of its original height. तो 2 मतलब जो भी साइज है मेरा उसका 200% एंड 3 मतलब 300%. तो यहाँ आप देखेंगे इस साइज से हमने इसको यहाँ पर 3 टाइम लार्जर किया है और 2 टाइम्स उसको बिगर किया है इस साइज से. तो यहाँ पर आपका मैटर इस तरह से दिखाई देगा. अब टेक्स्ट हमारा स्ट्रेच हुआ है. क्यों? क्योंकि हमने 3 टाइम स्केल किया. अगर 2 टाइम करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आता हमें. नेक्स्ट हम यहाँ पर स्केल डाउन भी कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पर लिखा 0.5. तो क्या होगा, अपने ओरिजिनल साइज से 50% छोटा हो जाएगा. स्केल एक्स सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल स्केल करेगा एंड स्केल वाई ओनली फॉर वर्टिकल. तो एक्स में भी हम लोग स्क्यूज कर सकते हैं इस तरह से. वाई में हम लोग स्केल कर सकते हैं ओनली एंड वाई के अंदर हम लोग स्केल डाउन भी कर सकते हैं इस तरह से. फिर आता है स्क्यू एक्स. Skew x method skews an element along the x-axis by the given angle. So यहाँ पर हमने पुट किया 20 डिग्री. तो आप यहाँ देखेंगे ओरिजिनल एलिमेंट और इसमें 20 डिग्री है आपका चेंज हो चुका है. यहाँ पर यह स्क्यू एक्स और दूसरा हमारे पास स्क्यू वाई. तो ये देखिए वर्टिकली स्क्यू हो रहा है हमारा एलिमेंट. और यहाँ पर अगर हम लोग ओनली स्क्यू मेथड का यूज़ करते हैं 20 डिग्री इन एक्स एक्सिस एंड 10 डिग्री इन वाई एक्सिस. तो ये देखिए आप दोनों डिग्रीज भी एक साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं. लास्ट इज मैट्रिक्स मेथड. कंबाइंस ऑल द 2D ट्रांसफॉर्म मेथड इनटू वन. द मैट्रिक्स मेथड टेक्स 6 parameters containing mathematical function which allows you to rotate, scale, move, which means translate and skew elements.
तो कैसे कैसे फ्लो रहेगा, सबसे पहले आपको लिखना है स्केल एक्स, देन स्क्यू वाई, फिर स्क्यू एक्स, देन स्केल वाई, एंड ट्रांसलेट एक्स एंड ट्रांसलेट वाई। तो ये वैल्यूज़ इस ऑर्डर में आएंगी, तभी आप यहाँ पर देखेंगे आपका मैट्रिक्स मेथड का रिजल्ट आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। नेक्स्ट आता है 3D ट्रांसफॉर्म। 3D में आपका सिर्फ रोटेशन का जो एक डेप्थ एक्सिस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सो CSS also support 3D transformation. The number in the table specify the first browser version that fully supports the 3D transform property. So with the CSS transform property, you can use the following 3D transformation methods: X, Y and Z. So rotate X के साथ हम लोग जाएंगे और हमने यहाँ पर पुट किया 150 डिग्री, तो आप यहाँ देखेंगे जस्ट ये वर्टिकली रोटेट हुआ है इस तरह से। एक वाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल काम करता है, और जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये CW और CCW में काम करता है। ठीक है, तो इस तरह के ये आपके फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। इनसे क्या बन सकता है, तो जैसे ही आपका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट स्टार्ट होगा तब हम आपको कुछ बना के दिखाएंगे। फिलहाल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से काम करें वो हमें समझ में आया। नेक्स्ट है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, एक दो एग्जांपल मैंने आपको दिखाए थे। तो ट्रांजिशन में आपको अलग अलग फीचर मिलते हैं। ट्रांजिशन ये शॉर्ट हैंड हो गया, बाकी हम लोग इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, डिले, ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी एंड टाइमिंग फंक्शन। So CSS transitions allow you to change property value smoothly over a given duration. So transition delay, transition duration, property and timing function, ये सभी प्रॉपर्टीज सभी ब्राउज़र में सपोर्टेड हैं, लेकिन जो वर्जन मेंशन है इनसे अबव में, इनसे बिलो काम नहीं करेगा। So how to use CSS transition? To create a transition effect, you must specify two things: the CSS property you want to add an effect to, and the duration of the effect. If the duration part is not specified, the transition will have no effect because the default value is 0. So the following example shows a 100 pixels by 100 pixels red div element has also specified a transition effect for the width property with a duration of 2 seconds. तो हमने ट्रांजिशन में यहाँ पर मेंशन किया कि विड्थ मैनिपुलेट होगा और 2 सेकंड का टाइम लगेगा उसको चेंज होने में। तो हमने क्या लिखा है, जब किस इस डिव एलिमेंट को कोई माउस ओवर करेगा तो उसकी विड्थ 300 पिक्सल हो जानी चाहिए फ्रॉम 100 पिक्सल, और इसको 100 से 300 तक पहुँचने में 2 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, लाइक दिस। So the transition effect will start when the specified CSS property width changes value. Now let us specify a new value for the width property when a user mouses over the div element, जो कि अभी आपने रिजल्ट देखा। So notice that when the cursor mouse out of the element, it will gradually changes back to its original position or style. चेंज सेवरल प्रॉपर्टी वैल्यू, लाइक आप चाहते हैं विड्थ और हाइट दोनों चेंज हो, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पर चेंज होने चाहिए। सो ऐसा भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। सो द फॉलोइंग एग्जांपल एड्स अ ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर बोथ द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी विद द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स फॉर द डिव विड्थ एंड 4 सेकेंड्स फॉर द हाइट। तो ट्रांजिशन में लिखा विड्थ 2 सेकेंड, हाइट 4 सेकेंड, तो आप देखेंगे विड्थ कम टाइम में हो जाएगा और हाइट को टाइम ज़्यादा लगेगा कंप्लीट होने में, लाइक दिस। Specify the speed curve of the transition. The transition timing function property specifies the speed curve of the transition effect. The transition timing function property can have the following values: ease, linear, ease in, ease in out and cubic Bezier. तो ease का काम क्या होता है? Specifies a transition effect with a slow start, then fast, then end slowly. This is default. आपने यहाँ नोटिस किया होगा जब हम लोग इसको चला रहे थे तो ये स्लो होता है, फिर तेज़ी से जाता है, फिर एंड स्लोली हो जाता है इसमें, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो ये डिफ़ॉल्ट है ईज। लीनियर स्पेसिफाइज अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद द सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि इसमें कोई भी आपको स्मूथनेस नहीं मिलेगा, एकदम हार्ड स्टार्ट होगा और हार्ड एंड होगा इसमें। Ease in specifies a transition effect with a slow start. Ease out specifies a transition effect with a slow end. Ease in out specifies a transition effect with a slow start and end. And cubic Bezier, let you define your own value in a cubic Bezier function. So start
करेंगे हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। और यहाँ देखिए लीनियर, इसमें एंड भी आपको और स्टार्ट भी आपको एक जैसे ही मिलेगा। ईज जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, ईज इन, सभी का बिहेवियर आप देखेंगे अलग अलग है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट देखिए आपको कौन सा पुट करना है। डिले इन ट्रांजिशन इफेक्ट, द ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज अ डिले इन सेकेंड्स फॉर द ट्रांजिशन इफेक्ट। सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल हैज़ 1 सेकेंड डिले बिफोर स्टार्टिंग। तो क्या होगा कि अगर हम लोग माउस लेके जाएंगे तो 1 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूशन होगा इसके अंदर। ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, सो हम चाहते हैं कि भाई विड्थ को 2 सेकेंड, हाइट को 2 सेकेंड एंड ट्रांसफॉर्म होने में 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब ट्रांसफॉर्म क्या, वो रोटेशन भी हो सकता है, स्क्यू भी हो सकता है, स्केल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, ऑन माउस ओवर रोटेट होगा 180 डिग्री, और ये 3 चीज़ें अफेक्ट होंगी। तो हमने तीनों चीज़ों के जो होवर में डिफाइन किया वो सब बदल जाएंगी। नेक्स्ट, more transition example, the CSS transition properties can be specified one by one like this, जैसे कि फर्स्ट इज प्रॉपर्टी, सेकंड इज ड्यूरेशन, थर्ड इज टाइमिंग फंक्शन, फोर्थ इज डिले। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, तब भी रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। और हम इसको वन लाइनर भी बना सकते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो विड्थ प्रॉपर्टी चेंज होगा, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, लीनियर इफेक्ट रहेगा, यानी कि स्टार्ट और एंड दोनों में सेम इफेक्ट मिलेगा, और 1 सेकंड का टाइम। तो यहाँ पर भी आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एनिमेशंस, हम लोग एनिमेशन भी कर सकते हैं। गाइस वेट कीजिएगा 2 मिनट जी। सो CSS एनिमेशंस, so CSS allows animation of HTML element without using JavaScript. So इसमें एक बहुत ही important keyword होता है की फ्रेम। With the help of keyframe you can animate your element. So क्या क्या properties हैं, @ keyframes, animation name, animation duration, delay, iteration count, direction, timing function, fill mode, और इन सभी प्रॉपर्टी के लिए एक शॉर्ट हैंड आता है एनिमेशन। बात करेंगे ब्राउज़र सपोर्ट, तो आप देख सकते हैं ये जितने भी आप ब्राउज़र्स देख रहे हैं सभी इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन नंबर्स पर या फिर इनसे अबव, नॉट बिलो। सो व्हाट आर CSS एनिमेशंस? एन एनिमेशन लेट एन एलिमेंट ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर। सो यू कैन चेंज एज मैनी CSS प्रॉपर्टीज यू वांट एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। टू यूज CSS एनिमेशन you must first specify some keyframes for the animation. So keyframes hold what style the element will have at certain times. So the @ keyframe rule, then you specify CSS style inside the @ keyframes rule. The animation will gradually change from the current style to the new style at certain times. To get an animation to work, you must bind the animation to an element. The following example binds the example animation to the div element. The animation will last for 4 seconds and it will gradually change the background color of the div element from red to yellow. So in this example, यहाँ पर हमने देखिए एक डिफाइन किया @ keyframe और क्या नेम रखा हमने, एग्जाम्पल। अब ये पार्ट बाद का है, आप उसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, जो हमारा एलिमेंट है मेन, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने पास करना है, एनिमेशन नेम, वो कुछ भी हो सकता है, जो आपका दिल करे वो आप डिफाइन कर सकते हैं, और ड्यूरेशन कितना टाइम लगेगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं। @ keyframe में आपको ये रेफरेंस यहाँ पर बाइंड करना होगा फ्रॉम बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो है रेड, हम चाहते हैं वो क्या हो जाए 2 में येलो। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे ग्रेजुअली रेड से येलो में हुआ और वापस से रेड हो जाएगा झटके से, ठीक है। The animation duration property defines how long an animation should take to complete. If the animation duration property is not specified, no animation will occur because the default value is 0 again. So in the example above, we have specified when the style will change by using the keyword from and to, which represents 0% from start and 100% for complete. It is also possible to use %. By using %, you can add as many style changes as you like
So the following example will change the background color of the div element when the animation is 25% complete, then 50%, and again when the animation is 100% complete. So in this example, we replace from or to with numbers. Okay. So अगेन देखिए यहाँ पर विड्थ हाइट सब कुछ सेम है, हमारे पास सब कुछ हमने सेम रखा है, बस हमने इसको फ्रॉम और टू को नंबर में ब्रेक डाउन किया। हमने बोला 0% पर होगा रेड, 25 पर होगा येलो, 50 पर होगा ब्लू, 75 पर ग्रीन एंड 100 पर वापस से लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये 4 सेकंड में फटाफट से कलर चेंज करेगा इस तरह से और स्टॉप हो गया इस तरह। अब आपको जर्क नहीं मिलेगा जैसे पहले एग्जाम्पल। सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल चेंज बोथ द बैकग्राउंड कलर एंड द पोजीशन ऑफ द div element when the animation is 25% complete, 50%, and again when the animation is 100% complete. So in this example, अब यहाँ देखें हमने पोजीशन को डिफाइन किया है, इससे पहले एग्जाम्पल हमने पोजीशन को डिफाइन नहीं किया था क्योंकि इस बार हम चाहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट मूव भी होना चाहिए। तो पोजीशन है यहाँ पर और हम यहाँ पर क्या क्या चेंज करें, हमने लिखा है 0% पर कलर होगा रेड, लेफ्ट से 0 टॉप से 0, 25 पर होगा येलो, लेफ्ट से 200 टॉप से 0, 50% पर होगा लेफ्ट से 200 एंड टॉप से 200, एंड 75 पर होगा लेफ्ट से 0 एंड टॉप से 200, एंड 100 पर वापस 0 0। तो क्या देखते हैं हम लोग, हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से एक लूप कंप्लीट करता है। डिले एंड एनिमेशन। द एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज अ डिले फॉर द स्टार्ट ऑफ एन एनिमेशन। So the following example has a 2-second delay before starting the animation. So div जिसमें हमने यहाँ पर पोजीशन डिफाइन किया, रिलेटिव यहाँ से हमने डिफाइन किया, डिले एक एडिशनल प्रॉपर्टी डाली है, तो 2 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, आफ्टर 2 सेकंड्स आपका ये एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, सेट हाउ मेनी टाइम्स एन एनिमेशन शुड रन। तो जैसे कहते हैं 1 टाइम रन होता है तो आप लिखेंगे एनिमेशन इटरेशन काउंट, और हमने यहाँ पर लिखा है 3। तो जो भी आप एनिमेशन बनाएंगे वो 3 टाइम यहाँ पर आपको चलते हुए दिखाई देगा, देन ये स्टॉप होगा, सेकेंड टाइम कंप्लीट एंड ये थर्ड टाइम, ये देखिए स्टॉप हो गया। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस द वैल्यू इन्फिनाइट। तो इन्फिनिट में हम क्या कर पाएंगे कि ये अनंत समय के लिए चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं इस तरह से, इसमें कोई काउंट नहीं है कि कितनी बार। तो आप चाहें तो यहाँ पर नंबर पास कर सकते हैं लाइक दिस, जो भी आपको पसंद हो, या फिर आप एक वैल्यू पास कर दीजिए नॉन स्टॉप के लिए। रन एनिमेशन इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेट साइकिल। जैसे भी क्या हो रहा है कि ये लेफ्ट से राइट, राइट से बॉटम इस तरह से मूव कर रहे हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं फ्लो को। द एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी वेदर एन एनिमेशन शुड बी प्लेड फॉरवर्ड, बैकवर्ड और इन अल्टरनेट साइकिल। सो द एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। नॉर्मल, the animation is played as normal forward, this is default. Reverse, the animation is played in reverse direction backward. Alternate, the animation is played forward first then backward. And alternate reverse, the animation is played backward first then forwards. चलिए तो यहाँ पर हम लोग रिवर्स के साथ देखते हैं। तो अब आप देखेंगे एनिमेशन उल्टा स्टार्ट हुआ हमारा, ये था रिवर्स, फॉरवर्ड होता तो ये इस तरह से आता। नेक्स्ट है अल्टरनेट, तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा और यहाँ से बैकवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अल्टरनेट रिवर्स, यानी कि रिवर्स स्टार्ट होगा और फिर फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ द एनिमेशन। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही एनिमेशन के टाइप मिलेंगे जैसे आपने उसमें देखा था ट्रांजिशन में। तो यहाँ पर भी आप ईज, लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, ये सब चीज़ें पास कर सकते हैं। तो इनमें कोई चेंज नहीं, सब कुछ सेम ही रहेगा। बस आप यहाँ पर देखें सभी का हमने टाइम सेम ही रखा है, सभी एक टाइम पर एंड होंगे, लेकिन इन सब का एनिमेट होने का जो बिहेवियर था वो अलग था। तो आप देखिए आपको कौन सा बिहेवियर यूज करना है अपना एग्जांपल है, लीनियर, ईज, ईज इन, ईज आउट एंड ईज इन आउट। नेक्स्ट है स्पेसिफाई द फिल मोड फॉर एन एनिमेशन। CSS एनिमेशंस डू नॉट अफेक्ट एन एलिमेंट बिफोर द फर्स्ट की फ्रेम इज प्लेड और आफ्टर द लास्ट की फ्रेम इज प्लेड। The animation fill mode property can override this behavior. The animation fill mode property specifies a style for the target element when the animation is not playing before it start, after it end, or both. The animation fill mode property can have the following values: none,
None is a default value. Animation will not apply any styles to the element before or after it is executing. Forwards, the element will retain the style value that is set by the last keyframe depend on animation direction and animation iteration count. Backwards, the element will get the style value that is set by the first keyframe depend on animation direction and retain this during the animation delay period. And both the animation will follow the rules for both forward and backward, extending the animation properties in both direction. So the following example lets the div element retain the style values from the last keyframe when the animation end. So यहाँ पर हम देखेंगे विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड एंड पोजीशन, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन किया एनिमेशन फिल मोड. फिल मोड क्या है? फॉरवर्ड. सो अगर हम लोग उसको यहाँ रन करेंगे तो आप यहाँ पर इसका रिजल्ट देखेंगे इस तरह से. तो इसको हम लोग एक बार प्रेस करेंगे कंट्रोल यू फॉर प्रेफरेंसेस. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था? टॉप से 0 और 100% में क्या हो जाए? 200, और कलर हमारा क्या हो जाए? ब्लू. नेक्स्ट बैकवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिले भी अपना सेट किया 2 सेकेंड. नेक्स्ट यहाँ पर है बोथ, तो लेट स्टार्ट होगा. नेक्स्ट शॉर्ट हैंड आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ये सारी प्रॉपर्टीज तो ये देखिए जो हमने सब अलग अलग डिफाइन किया है उसको आप वन लाइन में डिफाइन कर सकते हैं. एग्जाम्पल एनिमेशन का नेम है, 5 सेकंड का ड्यूरेशन, लीनियर इफेक्ट, 2 सेकंड का ड्यूरेशन, इन्फिनाइट एंड अल्टरनेट. नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक टूल टिप्स. टूल टिप्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैं रिलोड के बटन पे माउस लेके आता हूँ तो यहाँ पे लिखा है रिलोड दिस पेज. ऐसे कुछ हम लोग अपना टूल टिप वगैरह प्लान कर सकते हैं उसके अंदर. तो चलिए बात करेंगे क्रिएट टूल टिप्स विद CSS. क्रिएट अ टूल टिप दैट अपीयर्स व्हेन द यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एलिमेंट. तो यहाँ पर है टूल टिप क्लास जिसमें पोजीशन है रिलेटिव, डिस्प्ले है इनलाइन ब्लॉक, बॉर्डर फ्रॉम बॉटम में 1 पिक्सल डॉटेड एंड ब्लैक. सो डॉट टूल टिप और टूल टिप टेक्स्ट, यहाँ पर हमने क्या है कि टूल टिप के अंदर एक टूल टिप टेक्स्ट के नाम से क्लास बनाई हुई है. विजिबिलिटी इसका डिफॉल्ट हिडन रहेगा, जैसे यूजर माउस लेके जाएगा तो ये विजिबल होगा. विड्थ रहेगा 120 पिक्सल्स का, बैकग्राउंड कलर होगा ब्लैक, टेक्स्ट होगा वाइट. टेक्स्ट का अलाइनमेंट टूल टिप के अंदर सेंटर रहेगा, उसके अराउंड पैडिंग रहेगा 5 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट 0, एंड बॉर्डर रेडियस लिटिल बिट 6 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड Z इंडेक्स 1. हमने क्या किया? टूल टिप को जब हम लोग माउस ओवर करेंगे तो टूल टिप टेक्स्ट की विजिबिलिटी विजिबल में रिप्लेस हो जाए. चेक करेंगे आउटपुट, माउस लेके जाते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल को समझ लेते हैं. HTML use a container element like div and add the tooltip class to it. When the user mouse over this div element, it will show a tooltip text. The tooltip text is placed inside an element like span with class tooltip text. CSS, the tooltip class use position relative which is needed to position the tooltip text position absolute. Next, the tooltip text class holds the actual tooltip text. It is hidden by default and will be visible on mouse over, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. हमने यहाँ पर लिखा है visible और ऊपर हमने visibility को क्या रखा है? hidden इसके अंदर यहाँ पर. Next, the tooltip class holds the actual tooltip text. It is hidden by default and will be visible on hover. We have also added some basic style to it, 120 pixel width, और बैकग्राउंड जो रहेगा वो ब्लैक बैकग्राउंड कलर रहेगा, टेक्स्ट का कलर वाइट होगा, टेक्स्ट सेंटर लाइन होगा और
5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से पैडिंग भी रहेगा इसमें. Border radius property is used to add rounded corner to the tooltip text, and hover selector is used to show the tooltip text when the user mouse moves the mouse over the div element with class tooltip. पोजीशन अगर हमें चेंज करना हो टूल टिप का, जैसे कि भी बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको देखा वो हमें इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो. इन दिस एग्जांपल द टूल टिप इज प्लेस्ड टू द राइट लेफ्ट 105 of the hoverable text div element. Also note that top 5 pixel is used to place it in the middle of its container element. We use the number 5 because the tooltip text has a top and bottom padding of 5 pixels. If you increase its padding, also increase the value of the top property to ensure that is stay in the middle. If this is something you want, the सेम अप्लाइज इफ़ यू वांट द टूलटिप प्लेस टू दी लेफ्ट. तो यहाँ पर हमने कुछ एडिशनल किया, टॉप से -5 एंड लेफ्ट से 105. अब क्या देखेंगे हम, एग्जैक्ट इधर आए यहाँ पर. इसी तरह से अगर आपने लेफ्ट में लेकर आना है तो आप राइट से इसको कंट्रोल करेंगे. तो यहाँ देखिए हमें राइट में से इसको गैप बनाना है, तो देखिए अब लेफ्ट साइड आपको दिखाई देगा. तो जस्ट पहले वाली वैल्यू का उल्टा कर देना है आपने. यहाँ पर राइट से 105 है, यहाँ पर लेफ्ट से 105 है. टॉप टूल टिप, तो इसमें हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे बॉटम से 100%. तो क्या होगा कि जो भी हमारा ये इफेक्ट था इसके ठीक, इसकी हाइट के ठीक ऊपर चला जाएगा. तो चेक करके देखेंगे आप यहाँ पर, ये देखिए. इसी तरह से अगर आप बॉटम में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टॉप से 100% कीजिएगा, तो ये नीचे आ जाएगा. तो अपोजिट डालना है. नाउ अब हम चाहते हैं इसमें कुछ एक एरो भी क्रिएट हो जाए. तो to create an arrow that should appear from a specific side of the tooltip, add empty content after tooltip. तो after before sudo हम लोग पढ़ चुके हैं. With the pseudo element class after together with the content property, the arrow itself is created using border. This will make the tooltip look like a speech bubble. This example demonstrates how to add an arrow to the bottom of the tooltip. टूलटिप के अंदर हमने लिखा है टूलटिप टेक्स्ट आफ्टर शूडो, और इसमें हमने डिफाइन किया कंटेंट ब्लैंक, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 100, लेफ्ट से 50%, मार्जिन लेफ्ट -5, बॉर्डर विड्थ 5, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड एंड बॉर्डर कलर ब्लैक. बाकी सभी साइड्स हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट. ठीक है. तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो ओनली टॉप से हमने डिफाइन किया बॉर्डर. और अब जब अपना पॉइंटर लेके जाएंगे तो देखो एक बॉर्डर इसमें इस तरह से क्रिएट हो गया. ऐसे अब जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए वहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं. तो पोजीशन द एरो इनसाइड द टूल टिप, टॉप 100% विल प्लेस द एरो एट द बॉटम ऑफ द टूल टिप, लेफ्ट से 50% विल सेंटर द एरो. तो इससे हुआ क्या कि ये जो हमारा एरो था जो इसके ऊपर दिखाई दे रहा है आपको पॉइंटेड सा, ये लेफ्ट से 50% हुआ और सेंटर में आ गया. The border width property specifies the size of the arrow. If you change this, also change the margin left value to the same. This will keep the arrow centered. The border color is used to transform the content into an arrow. We set the top border to black and the rest to transparent. If all sides were black, you would end up with a black square box. So this example demonstrates how to add an arrow to the top of the tooltip. Notice that we set the bottom border color this time. तो यहाँ पर हमने देखिए टॉप राइट बॉटम को कलर दिया है, लेफ्ट को 0, like this. This example demonstrates how to add an arrow to the left of the tooltip. तो हमने राइट को दिया इस बार. इस तरह से राइट को देना है तो लेफ्ट में डिफाइन कीजिए. फेड इन टूलटिप. If you want to fade in the tooltip text when it is about to be visible, you can use the CSS transition property together with the opacity property and go from being completely invisible to 100% visible in a number of specified seconds 1. तो टूलटिप के अंदर में टूलटिप टेक्स्ट की ऑपेसिटी को रखा है 0, ट्रांजिशन हम रखा है इसका ऑपेसिटी 1 सेकेंड के अंदर ये 0 हो जाएगा. और अगर कोई माउस ओवर करता है तो ऑपेसिटी के वैल्यू जो 0 से 1 हो जाना चाहिए. अब ये इफेक्ट के साथ आपको विजुअल होगा.
नेक्स्ट है स्टाइल इमेजेस. So how to style images using CSS? Rounded image. Use the border radius property to create rounded images. इमेज एलिमेंट में हमने लिखा है बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स, तो आपका जो इमेज का बॉर्डर होगा वो 8 पिक्सल राउंड होके मिलेगा आपको. ट्राई करेंगे. ये देखिए कॉर्नर राउंड. नेक्स्ट सर्कल इमेज. तो बॉर्डर रेडियस 50 लिखिए, लेकिन परफेक्ट सर्कल तभी मिलेगा जब इमेज परफेक्ट 1:1 होगा. फिलहाल हमारा इमेज जो है वो इस तरह से है, इसलिए ये परफेक्ट सर्कल नहीं बना. बट अगर हम यहाँ पर एक 1:1 का इमेज लेंगे तो ये परफेक्ट सर्कल अचीव करेगा. थंबनेल इमेज. तो हमने यहाँ पर एक थंबनेल के अराउंड बॉर्डर क्रिएट करने के लिए बॉर्डर डिफाइन किया, रेडियस डिफाइन किया, पैडिंग डिफाइन किया और विड्थ. तो इमेज के अराउंड आप एक एडिशनल फ्रेम देख सकते हैं इस तरह से. थंबनेल इमेज एज अ लिंक. तो हमने लिखा माउस ओवर पर बॉक्स शैडो कुछ एक्टिव होना चाहिए हमारा. ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा. रेस्पॉन्सिव इमेज, ये आपको पता ही है. Responsive images will automatically adjust to fit the size of the screen, resize the browser to see the effect. हमने लिखा max width is 100% and height is auto. क्या मतलब है इसका? ये अपनी ओरिजिनल विड्थ तक रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको स्केल डाउन करूँगा तो ये रिस्पॉन्सिव बिहेव करेगा इस तरह से. सेंटर एंड इमेज. इमेज एक इनलाइन एलिमेंट होता है तो ये सेंटर नहीं हो पाता है, इसलिए इसको पहले ब्लॉक बनाना होता है. हमने यहाँ पर इमेज को लिखा डिस्प्ले ब्लॉक एंड मार्जिन ऑटो. ब्लॉक होने के बाद फिर आप इसको मिडिल में अलाइन कर सकते हैं इस तरह से. पोलराइड इमेजेस एंड कार्ड्स. तो एक डिव एलिमेंट है जिसके ऊपर हमने क्लास लगाई पोलराइड, और यहाँ पर विड्थ, कलर, बैकग्राउंड का एंड बॉक्स शैडो हमने डिफाइन की हुई है. तो आप देख सकते हैं इस तरह का एलिवेटेड कार्ड हम लोग बना सकते हैं. ट्रांसपेरेंट इमेज. द ओपेसिटी प्रॉपर्टी कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम 0.0 टू 1.0. द लोअर वैल्यू द मोर ट्रांसपेरेंट. तो इमेज को हमने ओपेसिटी दिया है 0.5 का, 50% ट्रांसपेरेंट इस तरह से. इमेज फिल्टर्स. The CSS filter property adds visual effects like blur and saturation to an element. The filter property is not supported in Internet Explorer or Edge 12. अब ब्राउज़र में ही फिल्टर प्रॉपर्टी काम करती है. सो लेट्स से मुझे किसी इमेज को ग्रे स्केल करना है, तो आपके पास दो मेथड होते हैं. या तो आप फोटोशॉप में ग्रे स्केल करो, या फिर आप CSS के थ्रू भी कर सकते हो. हमने कहा ग्रे स्केल की वैल्यू 100%. तो आप यहाँ देखेंगे आपका जो इमेज है वो प्रॉपर डिसैचुरेट हो चुका है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर हम लोग यहाँ देख रहे हैं. फिल्टर के नाम देखिए: ब्लर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ड्रॉप शैडो, ग्रे स्केल, ह्यू रोटेट, इन्वर्ट, ऑपेसिटी एंड सैचुरेट और सीपिया. तो इस तरह से आप डिफरेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए कहाँ पर कौन सा फिल्टर की आपको रिक्वायरमेंट है. इमेज होवर ओवरले. हम चाहते हैं किसी इमेज के ऊपर जब लोग होवर करें तो कुछ टेक्स्ट वगैरह उसमें डिस्प्ले हो जाए. ये देखिए एग्जांपल देख लेंगे हमने क्या किया. हमने एक कंटेनर बनाया, यहाँ पर इमेज को कॉल किया और एक डिव एलिमेंट बनाया ओवरले के नाम से, और उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ बनाकर टेक्स्ट की क्लास को कॉल किया हुआ है और एक अपना मैसेज डिफाइन किया हुआ है हमने. नेक्स्ट, स्टाइल की अगर बात की जाए तो कंटेनर से समझते हैं. तो कंटेनर की पोजीशन क्या है? रिलेटिव. और विड्थ हमने रखा है 50%. ठीक है, यानी कि स्क्रीन का 50% रहेगा ये. इमेज जो कि इनलाइन होती है हमने उसको बनाया है ब्लॉक, और उसकी विड्थ रखी 100% ताकि वो कंटेनर के अंदर फुल एक्सपेंड हो पाए. और हाइट का हमने क्या रखा है? ऑटो. ओवरले पोजीशन एब्सोल्यूट. टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हमने गैप रखा है 0. विड्थ हाइट हमने रखा है 100%.
ऑपेसिटी हमने रखा है 0 ताकि डिफ़ॉल्ट ओवरले विजिबल ना हो। ट्रांजिशन हमने रखा है 0.5 सेकंड विद ईज इफेक्ट एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया कि जब कंटेनर को कोई माउस ओवर करेगा तो ओवरले वाला जो क्लासेस का ऑपेसिटी जो यहाँ पर 0 है वो कितना हो जाएगा 1। और जो हमने टेक्स्ट यहाँ लिखा है इसका कलर, फॉन्ट साइज, पोजीशन, टॉप एंड लेफ्ट से और ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, जिस वजह से टेक्स्ट आपको कुछ माउस ओवर पर विजिबल होगा विद बैकग्राउंड कलर। तो ये था फेड इन टेक्स्ट। बात करेंगे फेड इन बॉक्स। यहाँ देखिए हमने माउस ओवर पर इमेज को फेड किया और बॉक्स को हमने रिवील करा है। अगेन कंटेनर, इमेज और एक क्लास यहाँ पर मिडिल और टेक्स्ट। कंटेनर से शुरू करेंगे। पोजीशन रिलेटिव, विड्थ 100%। इमेज जिसका ऑपोजिट डिफॉल्ट 1 रहेगा यानी कि 100% विजिबल। डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा। विड्थ 100% रहेगी। हाइट ऑटोमेटिक। ट्रांजिशन में 0.5 सेकेंड्स विद ईज एंड बैक फेस विजिबिलिटी हिडन। मिडिल क्लास में जाएंगे, रखा है हमने 0.5 सेकेंड्स ईज इफेक्ट के साथ। ऑपोसिटी 0, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से और लेफ्ट से 50%। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने यूज़ किया ट्रांसलेट यानी कि एक्स और वाई में मूवमेंट, जिसमें हमने रखा है -50 -50 एंड एम एस ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 -50। तो डबल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कुछ ब्राउजर में ट्रांसफॉर्म काम करता है, कुछ में नहीं करता है। नेक्स्ट कंटेनर होवर इमेज। तो इस पर हमने रखा है कि माउस ओवर पर ऑपोसिटी 30% हो जाए इमेज की, और मिडिल वाला जो हमारा क्लासेस का 1 हो जाए। तो मिडिल क्या हमारा, जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जब आप यहाँ पर माउस ओवर करते हैं तो ये देखिए ये 50 हो जाता है और ये 100% पे रिवील हो जाता है आपको। नेक्स्ट स्लाइड इन टॉप, ये टॉप से इफेक्ट आ जाएगा। स्लाइड इन बॉटम, तो बॉटम से इफेक्ट आ जाएगा। स्लाइड इन लेफ्ट, तो लेफ्ट का बन जाएगा एग्जांपल, और राइट करेंगे तो राइट का एग्जांपल बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग CSS में अपनी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लिप एन इमेज। तो आपने माउस ओवर पर स्केल एक्स में -1 कर देना है, तो आपका इमेज ये देखिए फ्लिप हो गया। रेस्पॉन्सिव इमेज गैलरी, CSS can be used to create images gallery. This example use media query to rearrange the images on different screen sizes. So resize the browser window to see the effect. तो ये हमारे पास एक क्लास है रेस्पॉन्सिव, जिसमें पैडिंग हमने टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 6, फ्लॉट हमने रखा है लेफ्ट एंड विड्थ रखा है हमने इसका 25%। होल्ड कीजिएगा गाइस एक मिनट। जी, तो रेस्पॉन्सिव जो हमने क्लास बनाया उसका हमने विड्थ रखा है 25%, और अगर हम लोग मिनिमम विड्थ 768 और मैक्सिमम विड्थ 834 तक रहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50%, और अगर हम लोग मोबाइल मोड में आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 100%। तो आप देख सकते हैं लार्ज स्क्रीन पर हम यहाँ पर 4 इमेजेस देख रहे हैं, मोबाइल में आपको सिंगल इमेजेस दिखाई देगा, और टैबलेट की रेंज में हम लोग अगर आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे डबल इमेजेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने टैबलेट पर देखा था 50%, तो यानी कि 2 कॉलम, मोबाइल में 100% यानी 1 कॉलम, एंड लार्ज स्क्रीन पर 25% यानी कि 4 कॉलम। इसमें एक एग्जांपल और है इमेज मॉडल का, लेकिन ये जो काम करता है जावास्क्रिप्ट के साथ काम करता है, तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे तब समझेंगे। फिलहाल मैं आपको उसका आउटपुट दिखा देता हूँ। जैसे पॉपअप वगैरह आप बहुत सारी जगह पर देखते हो जो खुलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वैसा कुछ बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको अभी के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे, जब जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे तब हम लोग ट्राई करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इमेज रिफ्लेक्शन. The box reflect property is used to create an image reflection. The value of the box reflect property can be below, above, left or right. The numbers in the table specifies the first browser version that fully supports the property. Number followed by WebKit specify the first version that worked with a prefix. So box reflect WebKit जो यूज़ होता है वो इन चार के लिए यूज़ होता है, यानी कि क्रोम, एज, सफारी एंड ओपेरा. तो इस प्रॉपर्टी के लिए आपको लिखना होगा वेबकिट बॉक्स रिफ्लेक्ट और इसकी वैल्यू रहेगी ब्लो. तो क्या देखेंगे, हम इमेज का एक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर पा रहे हैं. अगर हम लोग पेज में आते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे ये सिंगल इमेज है, लेकिन इमेज एलिमेंट के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी ऐड की है जिसकी वजह से इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ. Here we want the reflection to the right of the image. हमने लिखा है यहाँ पर right, तो राइट हैंड साइड पर रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा. CSS reflection offset to specify the gap between the image and the reflection. Add the size of the gap to the box reflect property. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने बिलो में किया है, यानी कि नीचे, और 20 पिक्सल के गैप के साथ. तो यहाँ देखिए गैप क्रिएट हुआ इधर. अगर हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में आते हैं तो आपको गैप कम दिखाई देगा. ये देखिए इस गैप को और इस गैप को देखिए. अब आप दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे. अब रिफ्लेक्शन कभी भी एकदम मिरर नहीं होता, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें मास्किंग वगैरह करना रहेगा इसमें. तो आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा है वेबकिट बॉक्स रिफ्लेक्ट, पोजीशन बिलो रहेगी 0 पिक्सल का गैप, लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम डायरेक्शन, यानी कि आपका 0 से शुरू होगा और 40% तक विजिबल होगा. इस तरह से कुछ आप अपना रिफ्लेक्शन जो रियलिस्टिक होता है वो बना सकते हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ऑब्जेक्ट फिट. The CSS object fit property is used to specify how an image element image or video element should be resized to fit its container. So CSS, the object fit property, is used to specify how an image should be resized to fit its container. तो इसके लिए आप डिफाइन करेंगे इमेज विड्थ 200 एंड 300. तो इससे क्या होगा, इमेज आपकी स्ट्रेच हो जाएगी. बट ओरिजिनल इमेज कुछ इस तरह का है. इस स्ट्रेच से अगर आपको बचना है तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ करने होंगे, जैसे कि फिल, कंटेन, कवर, नन और स्केल डाउन. So we see that the image is being squeezed to fit the container of 200 by 300 pixels. Its original aspect ratio is destroyed. So here is where the object fit property comes in. The object fit property can take one of the following values. Fill. This is default. The image is resized to fill the given dimensions. If necessary, the image will be stretched or squeezed to fit. Contain. The image keeps its aspect ratio but is resized to fit within the given dimension. Cover. The image keeps its aspect ratio and fills the given dimension. The image will be clipped to fit. None. The image is not resized at all. Scale down. The image is scaled down to the smallest version of none or contain. बात करते हैं कवर के साथ. जहां पर हमने फर्स्ट एग्जांपल ट्राई किया, हमारे इमेज स्क्वीज हो गई थी इस तरह से. उसको हम इस बार कवर के साथ ट्राई करेंगे और कंपैरिजन देखिए. ये देखिए स्क्वीज जो कि हमने विड्थ और हाइट डाला था सिर्फ, और कवर के केस में आप देखेंगे तो आप उसी विड्थ और हाइट के अंदर देख रहे हैं इमेज आपका इस बार स्क्वीज नहीं हुआ है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंटेन.
कंटेंट के साथ हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। विच एवर इज कम फर्स्ट, विड्थ या हाइट, तो क्या होगा, आपका इमेज जो भी एरिया रहेगा उसमें वो फिल हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट इमेज दिखाई देगा। तो यहाँ आप देख पाओगे ऊपर नीचे गैप हुआ है, क्यों? क्योंकि इमेज का जो प्रोपोर्शन था वो डिफरेंट था। हमने कमांड किया कंटेन, तो इमेज का कोई भी पार्ट हिडन नहीं रहेगा, वो स्केल डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिल, फिल आपका देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा, जैसे हमारा स्क्वीज में दिखाई दे रहा था जो फर्स्ट था, तो बाय डिफॉल्ट फिल ही होता है, इसलिए रिजल्ट सेम रहेगा, नन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे आपका इसमें स्क्वीज नहीं होगा, लेकिन आपका कंटेंट प्रॉपर पोजीशन पर नहीं दिखाई देगा। और स्केल डाउन, ये भी आपका नन वाला वही वाला काम करता है, यानी कि कंटेन वाला काम। Another example, here we have two images and we want them to fill the width of 50% of the browser window and 100% of the height. So in the following example, we do not use object fit. So when we resize the browser window, the aspect ratio of the images will be destroyed. आप देख सकते हैं इमेज हमारा खराब दिखाई दे रहा है, स्ट्रेच दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है इसकी जगह पर फिट के अंदर कवर, तो ये कवर के साथ है। और अगर हम यहाँ पर पेज को रिसाइज करते हैं तो आप देखेंगे इमेज आपकी उस साइज के अंदर बहुत बढ़िया से एडजस्ट हो रही है, लेकिन खिंच नहीं रही, स्ट्रेच नहीं हो रही है। पहले वाले एग्जांपल आप देखेंगे इमेज हमारी इस तरह से स्ट्रेच हो गई थी, ये डिफरेंस है। CSS ऑब्जेक्ट फिट मोर एग्जांपल्स, एक साथ देखेंगे सभी रिजल्ट्स को। फिल, कंटेन, कवर, स्केल डाउन एंड डन। तो ये देखिए नो ऑब्जेक्ट फिट विच इज डिफॉल्ट, ऑब्जेक्ट फिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों सेम ही रिजल्ट निकाल के देंगे आपको। कंटेन, जो भी विड्थ या हाइट होगी उसमें पूरा इमेज आपको कंटेन हो जाएगा। कवर, विड्थ और हाइट दोनों को कवर करके रखेगा इमेज। स्केल डाउन, ये भी आपका सेम रिजल्ट निकाल के देगा इसमें। और ये अपना नन। अब इन्हीं के अंदर जैसे एग्जांपल आप यहाँ देखोगे कि भाई जो हमने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ बनाया फिल वाला, और एक और था इसके अंदर, ये नहीं, और पर आइए थोड़ा, ये वाला एग्जांपल। तो यहाँ इमेज खराब तो नहीं हुई, बट क्या मेरा आईफल टावर जो है वो एक कॉर्नर में चला गया। इसी को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर्टी आपको मिलती है ऑब्जेक्ट पोजीशन। The CSS object position property is used to specify how an image or video should be positioned within its container. तो ये है हमारी इमेज जिसका डायमेंशन है 400 बाई 300, और हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई की ऑब्जेक्ट फिट में कवर, जिससे क्या हुआ, ये इस तरह से कॉर्नर की तरफ चला गया। अब जो भी पार्ट आप सेंटर में लाना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट पोजीशन में भाई 80% एक्स एक्सिस एंड 100% आपका जो है वो वाई पोजीशन। तो आप देखो कि प्रॉपर हम लोग बिल्डिंग को फोकस कर पा रहे हैं। या मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेफ्ट से 15% और टॉप से 100%। तो ये देखो प्रॉपर आईफल टावर हमारा सामने निकल के आया इसके अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल है? ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो फिट के साथ जब भी फिट चलता है तो साथ में पोजीशन भी आता है ऑब्जेक्ट, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मास्किंग। मास्किंग के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये लाइव सर्वर पर ही काम करता है, ये नॉर्मल ऐसे काम नहीं करेगा। जैसे VS कोड अगर आप यूज़ करें एग्जांपल के तौर पर, तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है लाइव सर्वर, तब आप इसको ट्राई कर पाओगे। अभी आप देखोगे नीचे,
मैं अगर कुछ भी चलाऊंगा तो मेरा मास्किंग का कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा इसके अंदर। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लाइव सर्वर पर नहीं है। तो सबसे पहले वी एस कोड में आ जाएंगे हम लोग। या आप अपनी वेबसाइट लाइव करेंगे तो वहां पर इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर ओपन करूँगा। यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे मास्किंग। अब आप यहाँ से अपनी कोई भी फाइल ओपन करिए, आपको मास्किंग का रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल नहीं काम करेगा, इसको सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीधी सी बात है, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाएंगे तो लाइव ही जाएगी। तो आप इसको बस ध्यान रखें, जब इस फीचर को टेस्ट करना है तो लाइव सर्वर। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। With CSS masking, you create a mask layer to place over an element to partially or fully hide portions of the element. The mask layer image can be PNG image, SVG or CSS gradient or an SVG mask. Talking about browser support, the numbers in the table below specifies the first browser version that fully supports the property. Numbers followed by WebKit specify the first version that worked with a prefix. तो ये आपके mask image के versions हैं. So use an image as the mask layer to use a PNG or an SVG image as the mask layer. Use a URL value to pass in the mask layer image. The mask image needs to have a transparent or semi-transparent area. Black indicates fully transparent. So here is the mask image, a PNG image we will use. तो ये एक PNG फाइल है जो हमने फोटोशॉप में बनाया है, और उस इमेज के साथ हम लोग मास्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा मास्क शेप और ये है मास्क इमेज। सो हेयर इज़ एन इमेज, ठीक है, जो कि इटली से ली गई है, और ये एक हमारे पास PNG इमेज। क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, या लिखेंगे वेबकिट मास्क इमेज, अपनी इमेज का लोग पाथ बताइए। मास्क इमेज नॉर्मल भी लिखिए, जो नॉर्मल सपोर्ट कर सकते हैं ब्राउज़र, जो वेबकिट के साथ सपोर्ट करते हैं उसके लिए लिखिए। साथ में क्या लिखना है, रिपीटेशन नो रिपीट। इससे क्या होगा कि आपका इमेज सिंगल टाइम रन होगा और रुक जाएगा। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉटम में राइट में स्पेस बचा हुआ है। अगर आपने रिपीटेशन को कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये इस तरह से आएगा। So the mask image property specifies the image to be used as a mask layer for an element. The mask repeat property specifies if or how a mask image will be repeated. The no repeat value indicates that the mask image will not be repeated. The mask image will only be shown once. Another example, if we omit the mask repeat property, the mask image will be repeated all over the image from this. So use gradient as the mask layer. So CSS linear or radial gradient can also be used as a mask images. तो यहाँ पर हमने लिखा है लीनियर ग्रेडियंट, ब्लैक कलर रहेगा और एक साइड पे ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये आपका वर्क कर रहा है। इसमें लीनियर ग्रेडियंट अलॉन्ग विद द टेक्स्ट मास्किंग एज द मास्क लेयर फॉर आर इमेज। तो यहाँ पर मैं वाई में स्क्रॉल लगाया, ओवरफ्लो, जितना मैटर नीचे होगा वो वाई में स्क्रॉल हो जाए। बैकग्राउंड यूआरएल हमने यहाँ पर डिफाइन किया, रिपीटेशन नो रखा है, ब्लैक और ट्रांसपेरेंट हमने डिफाइन किया है। अब नीचे जो टेक्स्ट रहेगा वो आपका मास्क रहेगा, और जैसे ऊपर आता जाएगा विजिबल होता जाएगा आपको इस तरह से। रेडियल ग्रेडियंट एग्जाम्पल,
तो आप यहाँ से शेप पढ़ ही चुके हैं लास्ट क्लास में, सर्कल ब्लैक कितना रखना है 50%, यहाँ से RGBA, और ये देखिए इस तरह से हमने इसमें एक सर्कल बना दिया इमेज के अंदर। अगर मैं उस इमेज को छोटा करूँगा तो शायद आपको सर्कल पूरा भी होते दिखाई दे जाए इसमें। लेट मी चेक, ये देखिए, यूज अ लीनियर ग्रेडियंट एज अ मास्क, तो ये आपका लीनियर ग्रेडियंट है। ये रेडियल का ही एग्जांपल था, सॉरी लीनियर का आई थिंक ऊपर, ये हमने डाला नहीं इसमें, नहीं हमने डाला नहीं, रेडियल के साथ ही है। एसवीजी शेप को भी हम लोग मास्क कर सकते हैं, तो इस तरह से एसवीजी कोड कोई भी बना लीजिए फोटोशॉप वगैरह में, जैसे एक पॉलीगन है या ट्राइंगल है तो वो आप इस तरह से बना सकते हो, या फिर कोई दूसरी शेप ट्राई करके देखते हैं जैसे कि स्टार, या फिर इस तरह से मल्टीपल शेप्स रखकर अगर आपको मास्क करना हो, तो हर तरीके से मास्किंग पॉसिबल है। आज के लिए इतने रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बटन्स एंड पेजिनेशंस के रिगार्डिंग। और ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ देखना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि ये सब आपके काम में है, बट एक बार आपके सामने से निकल जाएंगी सारी प्रॉपर्टीज़, तो कभी अगर रिक्वायरमेंट ऐसा आया तो आपको पता रहेगा CSS में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल होती हैं या क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो